तो डियर स्टूडेंट्स, हमने राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति तीनों चैप्टर अलग अलग से कर लिए हैं और आज हम करेंगे लोकसभा, राज्यसभा के कार्य और उनकी शक्तियां। ठीक है, तो जैसे हमारे संविधान में जो संसद है उसका वर्णन है अनुच्छेद 79 में संसद का वर्णन है। संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, जो राष्ट्रपति का वर्णन है अनुच्छेद 52 में है, राज्यसभा का वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 80 में है और लोकसभा का वर्णन 81 में है। ठीक है, तो आज हम राज्यसभा के बारे में थोड़ा सा पहले चर्चा कर लेते हैं। तो राज्यसभा क्या है? स्थायी सदन है। स्थायी सदन क्यों है? क्योंकि ये कभी भंग नहीं होती। इसके सदस्य जो हैं रिटायर होते रहते हैं, उनकी जगह नए आते रहते हैं। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? स्थायी सदन। और इसको उच्च सदन भी बोलते हैं। उच्च सदन क्यों बोलते हैं? जो लोकसभा के सदस्य हैं उनकी जो उम्र होती है कम से कम 25 वर्ष और जो राज्यसभा होती है उसकी उम्र कितनी होती है? 30 वर्ष की होती है। और दूसरी बात, इसमें प्रधानमंत्री की सलाह पर जो 12 सदस्य हैं मनोनीत किए जाते हैं वो किसी विशेष क्षेत्र से आते हैं। ठीक है, उनके पास बहुत सारा अनुभव होता है, इसीलिए उसको उच्च सदन भी कहते हैं। और विशेष सदन इसीलिए कहते हैं कि 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं और विशेष प्रकार के क्षेत्र से आते हैं। कोई खेल से आता है, कोई सांस्कृतिक से, कोई सामाजिक, कोई साइंटिस्ट है। तो इस प्रकार से उनको 12 सदस्यों को राष्ट्रपति की सलाह पर प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं? विशेष सदन भी कहा जाता है। और अंग्रेजी में बोलते हैं इसको काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट। तो इसमें जो राज्यसभा है सारे के सारे सदस्य राज्यों से आते हैं। ठीक, राज्यों से चुन करके आते हैं ताकि वे जो राज्यों की हिस्सेदारी है वो भी संसद में कंटिन्यू बनी रहे। ठीक है, तो टोटल मेंबर इसके कितने हो सकते हैं? 250। कितने हो सकते हैं? 250। और 233 सदस्य चुन करके आते हैं राज्यों के विधानमंडलों द्वारा और 12 सदस्य प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ठीक है, अब राज्यसभा के अधिकार और कार्य क्षेत्र देख लेते हैं। सबसे पहला काम क्या है? कानून निर्माण। जो संसद है वो क्या करती है? कानून का निर्माण करती है। ठीक है, तो साधारण विधेयक होते हैं वो लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों में लाए जा सकते हैं। ठीक है, तो भारत में संघीय व्यवस्था के तहत सारी शक्तियां, केंद्रीय सूची, अपनी 3 सूचियां हैं। कौन कौन सी? केंद्रीय सूची है, राज्य सूची है और संवर्ती सूची है। इसके तहत सारी शक्तियां आपस में बांट दी गई है। कौन किस सूची में कानून बना पाएगा। ठीक है, तो राज्यसभा जो है संवर्ती सूची और राज्य सूची दोनों में कानून बना सकता है। ठीक है, तो साधारण कानून बनाने का अधिकार है। साधारण विधेयक राज्यसभा में पेश किए जा सकते हैं। ठीक है, और राज्यसभा में विधेयक पास होने के बाद कहां भेजा जाएगा? लोकसभा में भेजा जाएगा। लोकसभा उसको पास कर देती है और राष्ट्रपति महोदय हस्ताक्षर कर देते हैं, तो क्या बन जाता है? कानून बन जाता है, एक्ट बन जाता है। ठीक है, वैसे भी जैसे कोई भी विधेयक है अगर वो लोकसभा में आता है, लोकसभा में पास हो जाता है 2/3 बहुमत से, तो उसको कहां भेजा जाता है? राज्यसभा में। तो राज्यसभा में भी उसको 2/3 बहुमत से पास करवाना होता है। अगर बाई चांस राज्यसभा उस कानून को अस्वीकार कर देती है तो कानून पास नहीं होगा। इसलिए जितनी पावर लोकसभा की है कानून बनाने में, उतनी ही पावर किसके पास है? राज्यसभा के पास भी है। ठीक है, अगर राज्यसभा उस कानून को रोक देती है, अस्वीकार कर देती है, तो 6 महीने के बाद राष्ट्रपति महोदय दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। दोनों सदनों का अधिवेशन बुलाने में क्या होता है? दोनों को राज्यसभा के सदस्य हैं वहां पर मिल बैठ करके आपसी सहमति बनाने की कोशिश करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि संयुक्त अधिवेशन बुलाने के बाद जो राज्यसभा है वो बिल पास करे या नहीं करे। ठीक है, तो राज्यसभा उसको वहां पर भी अस्वीकार कर सकती है या कुछ संशोधन बता करके भाई इसमें ये संशोधन कर दो तो हम इस बिल को पास कर देंगे, तो वो संशोधन करवा करके उस बिल को पास भी करवा सकती है। ठीक है, तो देखो दो संयुक्त अधिवेशन कब कब बुलाया गया था? 1961 में, 1971 में और 2002 में संयुक्त बैठक दोनों सदनों की बुलाई गई थी। ठीक है, जिसमें लोकसभा की बात सुन ली गई थी। दोनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था तीनों समय में।
तो दोनों जब लोकसभा का और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया तो राज्यसभा ने लोकसभा की बात मान ली थी और बिल को पास कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद देखो वित्तीय कार्य। वित्तीय कार्य क्या होते हैं? जो धन संबंधी कार्य होते हैं। तो धन संबंधी जो कार्य होते हैं राज्यसभा के पास बिल्कुल मतलब उसकी जो शक्ति है बिल्कुल कम करके उसको दी गई है। ठीक है, जैसे राज्यसभा को वित्त संबंधी ज्यादा शक्तियां नहीं दी गई हैं। कोई भी धन विधेयक राज्यसभा में पेश ही नहीं किया जाता। जो धन विधेयक है कहाँ पेश किए जाते हैं? लोकसभा में पेश किए जाते हैं। लोकसभा में धन विधेयक 2/3 बहुमत से पास होकर के फिर राज्यसभा में भेजा जाता है। हाँ, ये बात ध्यान देने की है कि भाई ये जो विधेयक है धन संबंधी है या नहीं है, इसका फैसला कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष। कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष बताते हैं भाई ये विधेयक साधारण विधेयक है या धन विधेयक है। तो धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता, लोकसभा में वो पेश किया जाता है। तो 2/3 बहुमत से पास करके कहाँ भेज दिया जाता है? राज्यसभा में। कहाँ भेजते हैं? राज्यसभा में। राज्यसभा उसको सिर्फ 14 दिन तक रोक सकती है, या तो उसको पास कर देगी, अगर पास नहीं करते उसके पास पावर है सिर्फ 14 दिन तक रोकने की। अगर 14 दिन के अंदर वो पास नहीं करती है तो वो बिल स्वतः ही पास माना जाएगा और बिल पास हो जाएगा। तो उसमें राज्यसभा की कोई खास जरूरत नहीं पड़ती है, किसमें? धन विधेयक में। ठीक है, उसके बाद देखो कार्यपालिका पर नियंत्रण। तीसरी शक्ति क्या है? कार्यपालिका पर नियंत्रण। तो कार्यपालिका पर नियंत्रण भी राज्यसभा का कोई खास नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो कार्यपालिका होती है किससे बनी होती है? वो मंत्रिपरिषद से, लोकसभा के सदस्यों से बनी होती है। ठीक है, तो वहां पर ज्यादा पावर राज्यसभा की नहीं है। ठीक है, राज्यसभा का यह अधिकार जो है सीमित है। ठीक है, तो हाँ एक बात है, जैसे राज्यसभा है जो लोकसभा के सदस्य हैं उनसे प्रश्न पूछ सकती है, पूरक प्रश्न पूछ सकती है, निंदा प्रस्ताव कर सकती है। जो सरकार की कुछ नीतियां हैं, कानून है, उनके लिए निंदा प्रस्ताव कर सकती है। ठीक है, और आलोचना कर सकती है। ठीक है, तो ये थोड़ी बहुत उसके पास सीमित पावर है। हाँ ये है, जैसे कई बार क्या होता है जो राज्यसभा होती है उसके जो मेंबर हैं, जैसे आपने देखा मनमोहन सिंह देसाई प्रधानमंत्री थे, वो किसके सदस्य थे? राज्यसभा के थे, है ना। अरुण जेटली वित्त मंत्री थे, वो कहां से थे? राज्यसभा से थे। तो इस प्रकार कुछ सदस्य राज्यसभा से मंत्रिपरिषद में बन जाते हैं और वो इस प्रकार से थोड़ा बहुत नियंत्रण लोकसभा पर वो रख सकते हैं, वहां पर अपना अधिकार दिखा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चुनाव संबंधी कार्य। तो राज्यसभा का चुनाव संबंधी कार्य क्या है? जैसे राज्यसभा है उसका जो सभापति होता है वो कैसा होता है? पदेन होता है, तो उसको चुनने की आवश्यकता नहीं होती। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। कौन होता है? कल तो पढ़ा था आप लोगों को, ध्यान नहीं। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है उपसभापति होता है। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था आप लोगों को कि जो उपराष्ट्रपति का वेतन निकलता है वो उपराष्ट्रपति के पद से नहीं निकलता। कहां से निकलता है? राज्यसभा के सभापति के पद से निकलता है। तो राज्यसभा अपने उपसभापति का इलेक्शन करती है, चुनाव करती है, सॉरी। ठीक है, राज्यसभा किसका करती है? अपने उपसभापति का। जब राष्ट्रपति कार्य करने की स्थिति में नहीं होते, कहीं बाहर चले जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, कोई इमरजेंसी हो जाती है, तो उसकी जगह जो राज्यसभा की बैठक है उसको कौन संभालते हैं? उपसभापति संभालते हैं। उसके बाद राज्यसभा राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है उसमें भाग लेते हैं और उपराष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है उसमें भाग लेते हैं। तो कौन किन का चुनाव करती हैं? अपने उपसभापति का, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो राज्यसभा के सदस्य करते हैं। उसके बाद देखो संविधान में संशोधन। जो संविधान में संशोधन वाली बात होती है, तो जितनी पावर लोकसभा के पास है उतनी ही पावर राज्यसभा के पास भी है, क्योंकि जो संविधान में संशोधन है दोनों सदनों की कुल संख्या का 2/3 बहुमत और उपस्थित जो मेंबर्स हैं उनके 2/3 का बहुमत होगा दोनों सदनों में। लोकसभा में पास होकर के आता है उसी प्रकार से राज्यसभा में पास होगा। अगर राज्यसभा में पास नहीं होगा तो जो संविधान संशोधन जो विधेयक है वो गिर जाएगा। इसलिए दोनों सदनों में संविधान संशोधन का बिल पास होना जरूरी है। तो इसलिए लोकसभा की भी उतनी ही पावर है और राज्यसभा की भी उतनी ही पावर है। तो संविधान में संशोधन करने की पावर दोनों के पास बराबर होने के बाद राज्यसभा का महत्व उतना ही होता है। ठीक है, दोनों सदनों में संविधान संशोधन में प्रस्ताव में 2 बार मतभेद हुआ है।
जैसे लोकसभा में पास होकर के विधेयक आ गया, फिर राज्यसभा में आया, तो राज्यसभा में वहां पर 2 बार जो बिल आया है उसमें मतभेद हुआ है। कौन कौन सी बार हुआ है? 1970 में राजाओं के त्रिणी पर्स को बंद कराने के प्रस्ताव को राज्यसभा में अस्वीकार कर दिया था और बिल गिर गया था। त्रिणी पर्स का मतलब यहाँ क्या है? जैसे जो राजा महाराजा ने पहले हमारे देश की रियासतें थी उनको अपने देश में इकट्ठा करना था, उसी मतलब देश आजाद हुआ तो उनको छूट दी गई थी, कोई पाकिस्तान में जाना चाहे पाकिस्तान में चला जाए, जो भारत में मिलना चाहे भारत में मिल जाए, या कोई स्वतंत्र रहना चाहता है तो स्वतंत्र रह जाए। ठीक है, तो उस समय जैसे मिलाना था, लालच देना था, तो जो सभी राजा थे, नवाब थे, उनको लालच दिया कभी आपको पेंशन दी जाएगी, अगर आप हमारे देश में शामिल हो जाते तो आपको पेंशन, तो वो पेंशन बंद कराने का काम इंदिरा गांधी करना चाहती थी, तो वो बिल लाया गया था, तो राज्यसभा में वो बिल अस्वीकार कर दिया गया था और बिल गिर गया था। दूसरी बार कब हुआ था? 1975 में 45वें संशोधन को राज्यसभा ने कुछ बदलाव के साथ पेश किया। भाई जैसे उद्योग का बिल आया, उद्योग का तो पास नहीं किया, उसमें कुछ बदलाव करके वो संशोधन बिल हो पास कर दिया, और उस बिल को जो राज्यसभा से पास होकर गया लोकसभा को बिल को मानना पड़ा। उसके बाद देखो न्यायिक कार्य। न्यायिक कार्य क्या होते हैं? जैसे राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति हैं, या वो पद जिन्हें न्यायालय सजा नहीं दे पाता। ठीक है, तो उन पदों पर मान लो कोई गैर बैठा है और गैर संवैधानिक काम करता है और उसको उसके पद से हटाना है, तो जितनी पावर लोकसभा को है उतनी ही पावर किसको है? राज्यसभा को भी है। ठीक है, तो इनको पद से हटाने का जो प्रस्ताव है वो राज्यसभा में भी लाया जा सकता है और लोकसभा में लाया जा सकता है। लोकसभा में अगर आता है तो लोकसभा पास करके कहाँ भेजेगी? राज्यसभा के पास। तो दोनों सदनों में इनको पदों से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया राज्यसभा में भी पहले चलाई जा सकती है या लोकसभा में भी पहले चलाई जा सकती है। हाँ, ये है कि भाई किसी भी सदन में पहले बिल पास आता है तो दूसरे सदन में पास होने के लिए इसके पास भेजा जाना जरूरी है। उसके बाद राष्ट्रपति के साइन होंगे तो उसको पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, यह बात ध्यान देना है भाई, जिनको न्यायालय सजा नहीं दे सकता उनको लोकसभा और राज्यसभा महाभियोग की प्रक्रिया से उनको हटा सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गई बात? अब देखो अभी कहने का ये क्या है भाई, राज्यसभा के राष्ट्रपति को आपातकालीन स्वीकृति लोकसभा से लेने के बाद 30 दिन के अंदर स्वीकृति राज्यसभा से लेनी पड़ती है। लोकसभा भंग है तो आपातकालीन स्वीकृति राज्यसभा से लेनी पड़ती है। यानी कि जैसे राष्ट्रपति महोदय हैं उनको आपातकाल लगाना है, ठीक है, और तो उन्होंने लोकसभा से अनुमति ले ली तो राज्यसभा से भी 30 दिन के अंदर अनुमति लेनी पड़ेगी, नहीं तो आपातकालीन की जो घोषणा है वो रद्द हो जाएगी। ठीक है, और बाई चांस लोकसभा भंग है, बाई चांस लोकसभा भंग है तो आपातकाल लगाना पड़ेगा। तो राष्ट्रपति महोदय किससे परमिशन लेंगे? राज्यसभा से, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था भी मान लो बाई चांस लोकसभा भंग है तो ये स्थायी सदन क्यों बनाया गया है, और स्थायी सदन इसीलिए बनाया गया है बाई चांस कुछ दिक्कत आ जाए, लोकसभा लंबे समय तक ना बन पाए तो देश का कामकाज कौन संभालेगा? तो देश का कामकाज संभालेगी राज्यसभा। तो उस स्थिति में जो राष्ट्रपति महोदय हैं उनको राज्यसभा से आपातकाल लगाने की स्वीकृति लेनी पड़ेगी, अनुमति लेनी पड़ेगी। हाँ, नहीं सो लोकसभा पढ़ने के बाद 30 दिन के अंदर फिर लोकसभा से भी अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर लोकसभा से अनुमति लेंगी तो जो घोषणा है वो रद्द हो जाएगी। उसके बाद अन्य काम में देखो, राज्यसभा 2/3 बहुमत से पास करके, जैसे भी अभी हमने बताया था जो सारी शक्तियां किसके तहत बांटी गई है, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, तो आप जैसे राज्यसभा के पास एक विशेष शक्ति है, अनुच्छेद 249 में उसका वर्णन है। विशेष शक्ति क्या है कि भाई जो राज्य सूची है उसमें कानून बनाने का काम किसका है? राज्य सरकार का। ठीक है, लेकिन अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पास कर दे तो भाई इसमें संसद भी कानून बना सकती है। कोई राष्ट्र के मामले में कोई ऐसा मुद्दा आ जाए तो 2/3 बहुमत से पास करके लोकसभा या संसद को कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। ठीक है, उसके बाद जो नई अखिल भारतीय सेवा है वो स्थापित करनी है तो इसमें भी विशेष अधिकार दिया गया है राज्यसभा को। अनुच्छेद 312 के तहत भाई नई अखिल भारतीय जो सेवा है उसको 2/3 बहुमत से पास करके नई अखिल भारतीय व्यवस्था जो है वो स्थापित राज्यसभा कर सकती है। इसके सहयोग से लोकसभा के
सहयोग से। ठीक है, अब जो राष्ट्रपति बहुत सारे आयोगों का गठन करता है, जैसे मानवाधिकार आयोग है, ओबीसी आयोग है, एससी आयोग है, अनुसूचित जनजाति आयोग है। तो इस प्रकार के बहुत सारे आयोग हैं। उनकी रिपोर्ट कहाँ आती है? राज्यसभा में। और राज्यसभा में जो रिपोर्ट आती है तो राज्यसभा के मेंबर उसके ऊपर विचार विमर्श करते हैं और उनकी जो रिपोर्ट है उनको लागू करवाने का काम करती है। ठीक है, तो ये तो हमारी इसकी थी शक्तियां, राज्यसभा की शक्तियां थी। अब हम देख लेते हैं लोकसभा की शक्तियां। तो लोकसभा की शक्तियां क्या है? विधायी शक्तियां। तो लोकसभा का मुख्य काम क्या होता है? कानून बनाना। ठीक है ना, मुख्य काम कानून बनाना है, कानून में संशोधन करना है, कोई कानून निरस्त करना है। सारी की सारी पावर किसके पास है? लोकसभा के पास है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है, दोनों सदनों के पास बराबर पावर है। मान लो कोई विधेयक आ जाता है और लोकसभा में पास हो जाता है 2/3 बहुमत से, तो उसको राज्यसभा में भी पास करवाना 2/3 बहुमत से पास करवाना जरूरी है। तो यहाँ पर दोनों की शक्तियां बराबर है। ठीक है, तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों को अधिकार है। विधेयक जो है, जो साधारण विधेयक है, वो किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, चाहे राज्यसभा में पेश कर दो चाहे लोकसभा में। लेकिन जैसे बाई चांस लोकसभा में आता है तो राज्यसभा के पास जाएगा, राज्यसभा में पेश होता है पहले तो फिर कहाँ जाएगा? लोकसभा में जाएगा। तो दोनों सदनों की इसमें बराबर पावर है। ठीक है, तो अब जो लोकसभा है उसको संवर्ती सूची में भी कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है ना, हमने पीछे पढ़ा था, जो संवर्ती सूची है उसमें राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। विवाद होने पर किसका कानून मान्य होगा? केंद्र सरकार का। विवाद होने पर केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। तो हमने पहले बताया था, बाई चांस राज्य सरकार पहले कानून बना देती है और उसी कानून को केंद्र सरकार भी बना देती है। लेकिन राज्य सरकार के कानून में पहले बाई चांस राष्ट्रपति महोदय का हस्ताक्षर हो जाते हैं, तो फिर कानून किसका लागू होगा? राज्य सरकार का। ठीक है, राष्ट्रपति के साइन अगर पहले हो जाते हैं तो राष्ट्रपति का जो कानून है वो पहले मान्य होगा। उसके बाद देखो लोकसभा निम्न विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची में कानून बना सकती है। तो वो सूची विशेष परिस्थितियां क्या है? जैसे भाई राज्य सूची है, राज्यसभा जो राज्यसभा 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पास कर दे कि भाई इस पर राष्ट्र के हित में संसद है वो कानून बना सकती है, तो उसमें जो लोकसभा है वो भी राज्य सूची में कानून बना सकती है। उसके बाद 2 या 2 से अधिक राज्य हैं, वो प्रार्थना करते हैं वे हमें इसके ऊपर कानून केंद्र सरकार बना के देगी, तो उसमें भी लोकसभा कानून बना सकती है। ये ध्यान रखना है। एक तो कौन सा? राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर दे, 2 या 2 से अधिक जो राज्य हैं वो प्रार्थना कर दे। और तीसरी बात क्या है? यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है तो वहां पर केंद्र सरकार राज्य सूची में कानून बना सकती है। तो ये लोकसभा की पावर है। उसके बाद देखो वित्त पर नियंत्रण। तो लगभग वित्त पर नियंत्रण लोकसभा का होता है। सरकार को पैसा देना है, खर्च करना है, सारा का सारा एक एक पैसा संसद की अनुमति के बिना, लोकसभा की अनुमति के बिना खर्च नहीं हो पाता है। ठीक है, इसमें राज्यसभा को बिल्कुल नाम मात्र की पावर दी गई है। सारा का सारा धन संबंधी जो शक्ति है सारी लोकसभा के पास है। ठीक है, तो धन विधेयक है राज्यसभा में पेश ही नहीं किया जा सकता। जो धन विधेयक कहाँ है, कहाँ पेश किया जाएगा? लोकसभा में पेश किया जाएगा। लोकसभा में धन विधेयक पास करके जब राज्यसभा में भेजा जाता है, तो हम पहले चर्चा कर चुके हैं, तो 14 दिन तक राज्यसभा उसको रोक सकती है। उसके बाद वो जो धन विधेयक है स्वतः ही पास माना जाएगा और राष्ट्रपति महोदय उसके ऊपर साइन कर देंगे, या धन विधेयक पर राष्ट्रपति की पूर्व हस्ताक्षर भी लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो 14 दिन के बाद ये अपने आप पास हो जाएगा। तो यहाँ पर सारी शक्ति इसके पास है, लोकसभा के पास है, राज्यसभा के पास नाम मात्र की शक्ति होती है। ठीक है, तो सरकार को जो धन देना है, खर्च करने की अनुमति देना है, वो सारे का सारा काम किसका है? लोकसभा का है। अब फरवरी आने वाली है, तो फरवरी में कौन सा सत्र शुरू होगा? बजट सत्र शुरू होगा। ठीक है, उसमें सारे जो मंत्रालय हैं अपना अपना जो बजट का लेखा जोखा है वित्त मंत्रालय को सौंपेंगे। वित्त मंत्री अपनी कौन है? श्रीमती निर्मला सीतारमण है, वो बजट पेश करेंगी। ठीक है, तो जो बजट पेश करती हैं तो उसको पास करने का अधिकार किसको है? लोकसभा को है।
ठीक है। अगर लोकसभा जो बजट आता है उसमें कटौती कर सकती है। अब किसी मंत्रालय ने दे दिया भाई मुझे इतना बजट चाहिए और उसे सदन में वाद विवाद होता है तो देखते हैं कोई ज़्यादा खर्चा मांग लिया, ज़्यादा पैसा मांग लिया, उसमें कटौती कर सकती है, बढ़ा नहीं सकती है। और बाई चांस सरकार उस बजट को नहीं मानती है, ठीक है, तो बजट गिर जाता है। तो बजट गिरने के साथ साथ ये लगभग क्या माना जाता है, अविश्वास प्रस्ताव पास माना जाता है और सारे मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है, ठीक है। तो ये तो हमने विभाग की शक्ति थी। उसके बाद कार्यपालिका पर नियंत्रण। कार्यपालिका मैंने बताया दो प्रकार की होती है, एक तो स्थायी कार्यपालिका और एक अस्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका में कौन होते हैं, जितने भी एम्प्लॉय होते हैं वो होते हैं, और अस्थायी कार्यपालिका में कौन होते हैं, सारे नेतागण होते हैं, ठीक है। तो लोकसभा जब चुन करके आती है तो सबसे पहले क्या कौन चुना जाता है, प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है। प्रोटेम स्पीकर चुनने के बाद किसको चुनते हैं, स्पीकर को चुनते हैं, है ना, डिप्टी स्पीकर को चुनते हैं। उसके बाद जो प्रधानमंत्री है, जो लोग बहुमत दल वाले दल नेता को बनाया जाता है, वो अपनी लिस्ट सौंपते हैं किसको, राष्ट्रपति को। अब राष्ट्रपति तो सबको शपथ दिलाएंगे नहीं, कौन दिलाएंगे, स्पीकर। कौन दिलाएंगे, स्पीकर दिलाएंगे, ठीक है। तो जो स्पीकर है और जो मंत्री बनते हैं वो कहां से बनते हैं, जो लोकसभा के जितने मेंबर आए हैं वो ही मंत्री बनते हैं, ठीक है। और कार्यपालिका के कौन होते हैं, वही मंत्री होते हैं, क्योंकि जो मंत्री परिषद होती है उसके सारे के सारे जो उत्तरदायी कौन होती है, लोकसभा होती है। उनको सारा जवाब कहाँ देना पड़ता है, लोकसभा में देना पड़ता है, क्योंकि लोकसभा किसके द्वारा चुन करके आती है, प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा, आम जनता के द्वारा चुन करके आती है, ठीक है। इसलिए उसको लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है, ठीक है। तो जो लोकसभा होती है अपने मंत्रियों से प्रश्न पूछती है, पूरक प्रश्न पूछती है, आलोचना करती है, निंदा प्रस्ताव लाती है, काम रोको प्रस्ताव लाती है, ठीक है। बाई चांस लोकसभा को ये लगता है भाई ये मंत्री ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है, उसको ऊपर एक जांच समिति बैठा देती है। जांच समिति जो रिपोर्ट आती है उसकी जांच पड़ताल करके उस मंत्री को उसके पद से हटा सकती है या उसको दूसरा मंत्रालय दे सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार से लोकसभा का कार्यपालिका पर पूरा नियंत्रण होता है, क्योंकि जो मंत्रीगण होते हैं सारे के सारे किससे होते हैं, लोकसभा से ही होते हैं, उनकी उत्तरदायित्व जो होती है वो लोकसभा ही होती है, ठीक है। तो इस प्रकार जो लोकसभा का पूरा नियंत्रण कार्यपालिका पर होता है। उसके बाद चुनाव संबंधी कार्य है, तो जैसे राज्यसभा में राष्ट्रपति चुनते हैं, उपराष्ट्रपति चुनते हैं और अपना उपसभापति चुनते हैं। यहाँ लोकसभा में थोड़ा सा अलग है। लोकसभा का जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है वो कौन चुनते हैं, लोकसभा के सदस्य ही अपने अंदर से अपने आप में चुनते हैं। जैसे लोकसभा का स्पीकर होता है, जो लोकसभा का मेंबर होता है वो चुनता है, और जो प्रोटेम स्पीकर होता है जिनको शपथ दिलानी होती है, क्योंकि जब नए नए चुन करके आते हैं तो उनका कोई अध्यक्ष नहीं होता, तो उनको शपथ कौन दिलाएगा, मैंने बताया था कि राष्ट्रपति दिलाने समिति के बहुत सारे सदस्य होते हैं, है ना। तो एक प्रोटेम जो सबसे सीनियर मोस्ट एमपी होता है उसको प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर लेते हैं। उसके बाद प्रोटेम स्पीकर नियुक्त होने के बाद स्पीकर का चुनाव होता है, और प्रोटेम स्पीकर चुनाव होने के बाद प्रोटेम स्पीकर अपनी सीट पर चले जाते हैं और फिर उनका शपथ की कार्रवाई शुरू होती है। तो लोकसभा किन को चुनती है, अपने अध्यक्ष को, उपाध्यक्ष को, राष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति को, ठीक है। तो ये लिखा अपना चुनाव संबंधी इनकी शक्ति है लोकसभा की। उसके बाद न्याय कार्य, जैसे राज्यसभा राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को, अन्य न्यायाधीशों को हटाने के लिए या जिनको न्यायालय सजा ना दे सकता हो उनको हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया चला सकती है। ये ध्यान देने की बात है। ये कार्य दोनों राज्यसभा में भी हो सकता है और लोकसभा में भी हो सकता है। अगर लोकसभा में होता है तो राज्यसभा में पास करवाना जरूरी है, और राज्यसभा में होता है तो लोकसभा में पास करवाना जरूरी होता है। उसके बाद राष्ट्रपति महोदय साइन कर देते हैं तो क्या हो जाता है, उनको पद से हटना पड़ता है। तो इस प्रकार न्यायालय जो सजा नहीं दे पाते हैं उनको सजा देने का काम लोकसभा या राज्यसभा के माध्यम से किया जा सकता है। तो ये इसकी न्यायिक शक्तियां हैं। संविधान में संशोधन, संविधान में संशोधन दो प्रकार का होता है। एक तो इसको साधारण शासन कर दिया है, और एक जो संविधान की जो संविधान में जैसे उसकी जो संरचना उसमें
बदलाव करना, संविधान में संशोधन करना है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, कुल जो सदस्य हैं उनका 2/3 बहुमत, ठीक है। उसके बाद जो सदन में उपस्थित हैं उनका 2/3 बहुमत से बिल पास करके राज्यसभा में भेजना पड़ेगा। वही प्रक्रिया राज्यसभा अपनाएगी। कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत, उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत पास होने के बाद राष्ट्रपति महोदय उस पर साइन कर देंगे तो संविधान में संशोधन हो जाएगा। विशेष जो उसकी संरचना में है तो उसमें जो आधे से ज्यादा राज्य हैं उनके विधानमंडलों की सहमति भी जरूरी है, ठीक है। साधारण बहुमत में ये जरूरी नहीं, सॉरी, सर्दी का मौसम में खांसी आ जाती है, ठीक है भाई। तो साधारण बहुमत और जो संविधान की जो मौलिक ढांचा है उसमें बदलाव विशेष बहुमत से जो संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो दोनों में, राज्यसभा और लोकसभा में, दोनों में बराबर की पावर है, दोनों सदनों में पास होना जरूरी है। अगर राज्यसभा उसको मना कर देती है तो संविधान संशोधन बिल क्या है, गिर जाएगा, पास नहीं हो पाएगा। एक विशेषाधिकार संबंधी शक्ति होती है लोकसभा के पास। जैसे आप लोगों को पता हो तो संसद में जैसे कोई भी कैसा व्यक्ति भाषण देता है, जैसे जो एमपी है कैसा भी भाषण दे दे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती, ठीक है। जैसे हम कहीं बाहर किसी के खिलाफ हम बयान दे देते हैं तो हमारे ऊपर मानहानि वगैरह का मुकदमा दर्ज हो सकता है। लेकिन अगर संसद के अंदर संसद के सदस्य हैं कोई किसी प्रकार की बात कह देते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई जो है संसद की समितियां ही करेंगी, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। तो संसद के पास ये विशेष अधिकार है। मान लो कोई संसद के विशेष अधिकारों का आनंद करता है, चाहे वो संसद का सदस्य है, ठीक है, तो उसके ऊपर कार्रवाई कौन करेगी, संसद, हाँ संसद करेगी। तो विशेषाधिकार जो समिति है वो करेगी। तो इस पावर के तहत देखो 15 नवंबर 1978 को श्रीमती इंदिरा गांधी को विशेषाधिकार समिति ने सदन के विशेष अधिकार भंग करने के लिए दोषी ठहराया, अपमान करने के लिए दोषी ठहराया भी आपने, क्योंकि उन्होंने जो इमरजेंसी लागू की थी तो उसमें उन्होंने उसको दोषी ठहरा दिया था। मोरारजी देसाई की सरकार आ गई थी तो उन्होंने जो विशेषाधिकार समिति बनाई थी तो उसमें श्रीमती इंदिरा गांधी को दोषी ठहरा दिया था। उनको क्या सजा दी गई, उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। और जो सत्र चल रहा था उस समय, जैसे अपने सत्र चलते हैं ना, बजट सत्र चलता है, मानसून सत्र चलता है या शीतकालीन सत्र चलता है, तो उसको जब तक सत्र खत्म ना हुआ तब तक उसको कैद की सजा दे दी गई। जैसे मान लो सत्र 1 महीना चला या 1.5 महीना चला तो सत्र की समाप्ति तक श्रीमती इंदिरा गांधी को कैद में रखा गया और उनकी सजा, उनकी जो सदस्यता है वो रद्द कर दी गई। ये क्या है, विशेषाधिकार संबंधी शक्ति किसके पास है, लोकसभा के पास, ठीक है। क्योंकि जो संसद के सदस्य हैं उनको कानून तो सजा दे नहीं सकता, तो उनको कौन सजा देगी, फिर लोकसभा की विशेषाधिकार समिति है वो उनको सजा देगी, ठीक है। जो अन्य कार्य है लोकसभा के वो क्या है, देखो आपातकाल की स्वीकृति है, भाई आपातकाल, देश में आपातकाल लगाना है, भाई अर्थ संबंधी आता है या दूसरे देश ने आक्रमण कर दिया है या कोई भी इमरजेंसी लागू करनी है तो उसकी स्वीकृति कौन देगी, लोकसभा देगी। उसके बाद जो विभिन्न आयोगों की रिपोर्ट है, जैसे लोकसभा में मैंने बताया था कि राष्ट्रपति बहुत सारे आयोगों का गठन करते हैं, उनकी रिपोर्टों पर विचार किया जाता है, तो उसी प्रकार से लोकसभा में भी उन समितियों की रिपोर्ट को रखा जाता है और उनके ऊपर विचार विमर्श किया जाता है। उसके बाद देखो राज्यसभा के प्रस्ताव पर, जो कि नई अखिल भारतीय सेवा कोई शुरू करनी है, लागू करनी है, स्थापित करनी है, तो राज्यसभा से जो बिल पास होकर के आएगा लोकसभा उस पर उसका सहयोग करती है। फिर उसके बाद जनता की शिकायत, जो लोकसभा के जो मेंबर होते हैं वो किसके द्वारा चुन करके आते हैं, आम जनता के द्वारा चुन करके आते हैं, ठीक है। तो लोग जो है, अपनी जनता है वो अपने एमपी के आगे अपनी शिकायत रखते हैं, एमपी आकर के संसद में वो शिकायत रखते हैं और जो लोकसभा है उन शिकायतों को हल करने का प्रयास करती है। आप देखो भाई कोई नए राज्य शामिल करने अपने देश में, ठीक है, जैसे अभी अपना 29वां राज्य बना था आंध्र प्रदेश से हटकर कौन सा बना था, तेलंगाना, ठीक है। तो नए राज्यों का गठन करना है, नए राज्यों का नाम रखना है, नए राज्यों की सीमा दोबारा से निर्धारित करनी है, ये सारा काम कौन करती है, लोकसभा करती है। उसके बाद जो उच्चतम न्यायालय है या उच्च न्यायालय है उसका जो
कार्याधिकारक क्षेत्र है उसको घटा सकती है और बढ़ा सकती है। उसके बाद जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते होते हैं उनको लागू करने का काम, उनके लिए कानून, उनको लागू करने के लिए कानून बनाने का काम कौन करती है? लोकसभा करती है, क्योंकि लोकसभा का मुख्य काम क्या होता है? कानूनों का निर्माण करना। फिर उसके बाद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए कोई संयुक्त लोक सेवा आयोग गठन करना है या उच्च न्यायालय की स्थापना करनी है। जैसे अपना हरियाणा और पंजाब है, इनका क्या है? एक ही उच्च न्यायालय है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, है ना। अगर मान लो बाई चांस दोनों सरकारें आप उनको प्रार्थना करती है कि हमारा अलग अलग से उच्च न्यायालय बनाया जाए, तो लोकसभा उस उच्च न्यायालय को अलग से स्थापित कर सकती है। हरियाणा का अलग हो जाएगा और पंजाब का अलग हो जाएगा। तो ठीक है, इस प्रकार से उच्च न्यायालय की स्थापना का काम भी कौन करती है? लोकसभा करती है। तो ये थी अपनी राज्यसभा की और लोकसभा की कार्य और उनकी शक्तियां।